हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप लोग का मैथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चलने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि दोस्तों इसके पहले हम आप लोग का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, इसके पहले वो परसेंटेज का चल रहा था। परसेंटेज के पहले नंबर सिस्टम, लासा मासा परसेंटेज इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो परसेंटेज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब आज यहाँ पर है वो कौन सा है, यहाँ पे लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर ये क्लास यानी ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें यहाँ थंबनेल में लिखा भी गया है कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम आज के बाद इस पे मैथ का वीडियो बनाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम पूरा उम्मीद करते हैं, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि जो थंबनेल में लिखा हुआ है हम उस पर खरे उतरेंगे और उसके साथ साथ आज आप लोग को ये बताएंगे कि इसके पहले आप लोग लाभ हानि कहाँ पर पढ़े हैं, किस तरह से पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, डज नॉट मैटर रखता है, लेकिन आज जो हम लाभ और हानि आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ना तो डायरेक्ट कोई ट्रिक आपको हम सब बताएंगे, ना तो डायरेक्ट हम किसी कॉन्सेप्ट पे लेके जाएंगे। ठीक है, बल्कि आपके जो दैनिक जीवन में डेली आप अपने दैनिक जीवन में खरीदते हैं, बेचते हैं और उस पर डिस्काउंट कितना पाते हैं, जो दैनिक जीवन में डेली आप करते हैं, उसी से रिलेट करके दोस्तों आज हम इस लाभ और हानि को आपको बहुत ही इजी वे में बिल्कुल बेसिक से हम समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर वीडियो में कुछ भी आपको त्रुटि दिखे या कहीं पर भी अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे तो उसमें हम उसको डिस्कस कर देंगे कि हाँ, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया वहाँ से हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिल्कुल एकदम बेसिक से, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि आज हमारा क्लास 1 है। ठीक है, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आप लोग इसी से जान गए होंगे कि बिल्कुल हम एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं आप लोग को कि अगर लाभ हानि बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते हैं और आप पहली बार अगर लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो मित्र हमारे इसके पहले पढ़ चुके हैं वो भी अगर दोबारा पढ़ रहे हैं तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस तरह से बताएंगे आप लोग को कि जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इसके पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम हर एक चीज़ को आपके दैनिक जीवन से ही रिलेट करके इस टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें ना तो कोई फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत है और ना तो इसमें कोई इस तरह से कॉन्सेप्ट है जो बहुत ब्रॉड है आपको रटने में दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए आइए समय वेस्ट ना करते हुए देखते हैं इस टॉपिक को कि इसमें क्या है और कैसे हम इसको समझते हैं, किस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको आसानी से किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ पॉइंट हम लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे ले लिए। सबसे पहला पॉइंट आपका लेते हैं अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। और इस अंकित मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिटेल प्राइस। क्या कहते हैं? रिटेल प्राइस। और इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। दिख रहा है? क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। और इस विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और समझते हैं, लाभ, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, और लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ और लाभ प्रतिशत, नहीं तो लाभ ही केवल। देखिए आज लाभ का मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। और नेक्स्ट पॉइंट हानि। ठीक है, हानि जिसको कहते हैं
लॉस। ठीक दोस्तों, इन्हीं 5 पॉइंट पे 2, 2, 4, 1, 5, इसी 5 पॉइंट पे आपका पूरा लाभ और हानि यानी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का अंकित मूल्य क्या होता है, इसके पहले आप अंकित मूल्य को क्या जानते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते थे, किस तरह से इसको समझते थे कि अंकित मूल्य क्या होता है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ये सब होता क्या है। ठीक है, अगर कभी हमसे कोई पूछ ले कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर यहाँ पे क्या है, तो हम किस तरह से बताते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें समझते हैं अंकित मूल्य क्या होता है। तो अंकित मूल्य यहाँ पे जैसे आप यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में रिटेल प्राइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेल प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ अंकित मूल्य की बात करते हैं, आइए फोकस इसी पे करते हैं। तो अंकित मूल्य होता क्या है यहाँ रिटेल प्राइस। तो दोस्तों यहाँ समझेंगे कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट से या कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे लिखा रहता है MRP। ठीक है, MRP इस तरह से करके मान लीजिए आपका 140 रुपया यहाँ पे MRP लिखा हुआ है। ठीक है, कितना, 140 MRP लिखा है। तो MRP का मतलब ही क्या होता है कि MRP को अगर हम MRP का फुल फॉर्म जो होता है आप लोग जैसे कि जानते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बिल्कुल बेसिक सब समझिएगा, क्योंकि अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आगे क्वेश्चन आप आसानी से लगा ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन देता है वो इसी पे बेस्ड देता है क्वेश्चन, और उसके लैंग्वेज को अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी हर एक चीज़ को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा रहता है MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो MRP 140 लिखा हुआ है, ये 140 इस प्रोडक्ट का, जो ये प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि उसमें जो आपका जो इसको बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में जो आयात निर्यात का जो खर्च आता है, प्लस उसमें जो दोस्तों जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ जो यूज़ करके उसको बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस जो उसमें जो है मैन पावर, जो भी जितने भी खर्च आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 140 रुपया इसका MRP है, 140 रुपये का एक प्रोडक्ट बना है, तो मान लीजिए उसमें हमारा रॉ मटेरियल लगा है 50 रुपये। ठीक है, रॉ मटेरियल 50 रुपये लगा है, और प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन का मान लीजिए 20 रुपया लगा है, और मैन पावर का अगर 10 रुपया लगा है, टोटल मिला के 50, 20, 70, 10, 80, ये टोटल 80 रुपया हुआ है। लेकिन यहाँ पे MRP, तो इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है 140 रुपया लिखा है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट चाहे इंडिया से विदेश चला जाए, विदेश से इंडिया चलाए, कहीं पर भी चला जाए, इस प्रोडक्ट का जो दाम है वो 140 रुपये से ज़्यादा हम इसको ना तो बेच सकते हैं, ना इससे ज़्यादा पे हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इससे कम पे ही हमेशा खरीदते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ समझिएगा कि जो यहाँ MRP दिया रहता है, इस MRP में जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस अर्थात जो यहाँ पे छपा रहता है, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाइए तो छोटी से छोटी चीज़, चाहे आपको अपने खाने पीने की चीज़ हो या कुछ भी खरीदने आप जाते हैं, तो पैकेट पे आपको इस तरह से रिटेल प्राइस लिखा रहता है। ठीक है, तो रिटेल प्राइस जो 140 रुपये यहाँ पे जैसे कोई अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को हम 140 से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आशा करते हैं दोस्तों ये अंकित मूल्य जो है आप लोग को समझ में आया होगा। और दूसरी बात है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट में जो MRP दिया रहता है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो MRP वाली वैल्यू है, अर्थात 140 अगर दिया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अर्थात 140 रुपये से ज़्यादा हम इसको नहीं बेच सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है दोस्तों, डिस्काउंट हमेशा इसी अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जो रिटेल प्राइस होता है हमारा, इसी रिटेल प्राइस पर ही हमेशा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, कभी भी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि इसका जिक्र हम नहीं करते हैं। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे हम डिस्काउंट देते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो रिटेल प्राइस होता है अर्थात जो उसका अंकित मूल्य होता है, उसी पे हम क्या करते हैं, छूट देते हैं।
क्या करते हैं, जो छूट देते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर जैसे हम एक पैंट खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, क्या जैसे एक पैंट खरीद के लेके आते हैं हम, और फैक्ट्री से जब हम खरीद के लेके आते हैं तो हमको 20% डिस्काउंट पे वो मिला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 20% डिस्काउंट पे हमको मिला है। तो ये जो 20% का डिस्काउंट हुआ है, ये 20% का डिस्काउंट किस पर मिला हुआ है, तो इसी अंकित मूल्य पर ही हमको 20% डिस्काउंट मिला हुआ है। और जब उसको ला करके हम कस्टमर को बेचते हैं, तो मान लीजिए हम 20% डिस्काउंट पे उसको लेकर के आएँ, ठीक है, और कस्टमर को जब देंगे हम तो उसको देंगे 15% पे, ठीक, 15% पे देंगे। अर्थात अगर हमको 20% का छूट मिला है इस पर, तो अगर हम 15% कस्टमर को दे देते हैं, तब भी जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा, 5% का हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जैसे 20% का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु जो है हम 100 रुपये, अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, हमको 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 20% डिस्काउंट का मतलब वो वस्तु हमको 80 रुपये मिल गया, ठीक, हमको 80 रुपये मिल गया। अब 80 रुपया में हमको मिला है, लेकिन हम कस्टमर को जब बेचेंगे तो इस पर केवल 15% का ही डिस्काउंट देंगे। तो 15% का मतलब जब कस्टमर को हम बेचेंगे तो 85 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो 85 रुपये में जब बेचेंगे तो हमको देखिए इसके बीच में जो लाभ हो जाएगा वो 5 रुपये का लाभ यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ देखते हैं दोस्तों कि जब भी अंकित मूल्य का हम जिक्र कहीं पे करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आना चाहिए कि जो उस पर एमआरपी दिया रहता है वो एमआरपी उसका मैक्सिमम प्राइस होता है। अर्थात कोई भी दुकानदार फैक्ट्री से लेकर के कस्टमर पहुंचने तक उस वस्तु की कीमत 140 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अर्थात कोई 140 से 141 नहीं ले सकता है। चाहे उस प्रोडक्ट का जो उसमें रॉ मटेरियल प्लस मैन पावर प्लस जो है ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्च होता है, सभी खर्च को जोड़ करके इसके ऊपर एमआरपी लिखा रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट है, पहला तो ये हो गया, और सेकंड पॉइंट इसमें है कि जो छूट दी जाती है, किसी भी वस्तु को जो छूट दी जाती है वो हमेशा इसी अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट एक आदमी से लेकर के 10 आदमी के हाथों में पहुँचे, जैसे यहाँ फैक्ट्री हो गया, फिर व्यापारी हो गया, फिर यहाँ से छोटे जो है रिटेलर हो गए, ये सब यहाँ से खरीदते हुए लास्ट में हमारे पास पहुँचता है, अर्थात कस्टमर के पास पहुँचता है। तो वो जो यहाँ तक छूट पहुँचता है वो उसी अंकित मूल्य पर ही छूट घटता जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे छूट 20% मिला, फिर ये अगले को दे दिया 18% पे, फिर ये दे दिया 17% पे, फिर ये दे दिया 16% पे, हमारे पास पहुँचा और हमको मिला 15%। तो जो यहाँ पे छूट मिल रहा है वो छूट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसी रिटेल प्राइस अर्थात अंकित मूल्य पर ही हमको मिल रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अंकित मूल्य अच्छे से समझे होंगे। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए आप, क्रय मूल्य क्या होता है। ये तो हो गया दोस्तों अंकित मूल्य। यहीं पे क्रय मूल्य हम समझते हैं कि सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य। क्योंकि इसको देखिए आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन लगाने में आप लोग को बहुत ही आसानी होगी। सेकंड पॉइंट आपका है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे अभी हम बताएं कि अंकित मूल्य अगर 140 रुपया है और डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है, अर्थात ये जो क्रय मूल्य है डिस्काउंट करने के बाद किसी वस्तु को हम जितने रुपये में खरीदते हैं, या इस तरह से हम कर किताबी भाषा में आज तक हम लोग रटते हुए यही आए हैं कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, सिंपल से समझिएगा कि आप अपने दैनिक जीवन में यही समझिए कि किसी वस्तु को आप जितने रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, जितने रुपये में खरीदते हैं वही उसका क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु है और उसका एमआरपी दिया है, उसका एमआरपी दिया है 100 रुपये, ठीक है, और इस 100 रुपये पे आपको 25% डिस्काउंट हो करके कोई वस्तु आपको मिल रहा है 75 रुपये में। तो यही 75 रुपये जिस कीमत पे आप इस वस्तु को खरीद रहे हैं, तो कितने कीमत पे खरीद रहे हैं, तो 75 रुपये में आप इस वस्तु को खरीद रहे हैं, तो यही 75 रुपये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस। दोस्तों कास्ट प्राइस को हम शार्ट भाषा में हम इसको सीपी भी बोलते हैं, और रिटेल प्राइस को यहाँ पे आरपी बोलते हैं, ठीक। तो सीपी क्या होता है, अर्थात कास्ट प्राइस। हम बार बार कास्ट प्राइस ना कह करके हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी हम कहेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य वही होता है
क्रय मूल्य वह कीमत होती है, ठीक है, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, चाहे वो मार्केट से खरीद कर लाएँ या किसी फैक्ट्री से खरीद कर लाएँ या डायरेक्ट कहीं से भी किसी भी कारखाने से खरीद करके लेके आएँ। जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीद कर अपने पास लेकर के आते हैं, वही कीमत हमारी क्या कहलाती है? क्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब ही होता है कि खरीदा गया मूल्य, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? तो विक्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा, किताबी लैंग्वेज बिल्कुल हटा दीजिए, बस एक लाइन में केवल समझ लीजिए कि जब हम किसी वस्तु को खरीद के लेकर के अपने पास आते हैं तो वो तो क्रय मूल्य हो गया, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। और विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस कीमत पर, ठीक है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं, विक्रय का मतलब नाम से ही आप लोग समझ जाइए, यहाँ लिखा हुआ विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना, विक्रय का मतलब होता है बेचना, अर्थात किसी भी वस्तु को हम कितने कीमत पर बेच रहे हैं, अगले को कितने कीमत पे हम दे रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। जैसे समझिएगा कि हम किसी वस्तु को यहाँ 100 रुपये में ख़रीद करके लेकर के आएँ, तो ये तो हमारा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य का मतलब CP, ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब क्या है? CP। और इस वस्तु को हम 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? SP। यहाँ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को हम SP भी शॉर्ट फॉर्म में इसको SP भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम 100 रुपये में ख़रीद कर लेकर के ये तो हमारा CP हो गया, अर्थात कास्ट प्राइस यानी खरीदा गया मूल्य, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। और जो 120 है ये हमारा SP है, ठीक है। SP का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, इसमें दोस्तों अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है? ये SP है। अब देखिए यहाँ लाभ है और एक हानि है, ठीक। अब वही चीज़ बताएं कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम ख़रीद करके लेके आए 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में ख़रीद करके लेके आए हैं और अगले व्यक्ति को, ठीक, अगले व्यक्ति को हम इसे बेच दिए कितने में? 150 में, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए कि हम 100 रुपये में ख़रीद कर लेके आए हैं, हम अपने पास से 100 रुपया दे करके किसी वस्तु को ख़रीदे हैं, तो 100 रुपये हम ख़रीदे हैं और 150 में बेच दिए, तो इसके बीच जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50, अर्थात 50 रुपये का हमको लाभ होगा, क्योंकि हम कम में ख़रीदे हैं और ज़्यादा में बेचे हैं, तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम किसी वस्तु को 150 में ख़रीद करके और इसको यहाँ पे बेच दें कितने में? 100 रुपये में। 150 रुपये मतलब ज़्यादा में ख़रीदे हैं, कम में बेचे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हानि होगा, ठीक है। हानि कितने का हो जाएगा? 50 का। और यहाँ पे लाभ कितने का हो जाएगा? 50 का। तो इससे दोस्तों ये फार्मूला हमारा बन जाता है कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि लाभ बराबर हम लिख सकते हैं कि लाभ बराबर, दिख रहा है, लाभ बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लाभ हुआ है ना, तो ये विक्रय है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, और ये कास्ट प्राइस है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, और माइनस CP का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक तो फार्मूला आपका यहाँ से बन जाएगी, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप समझ लीजिए कि अगर आप 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, यानी आपका CP जो है 100 रुपये है, CP का मतलब कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, और उसको 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये जो 150 रुपये में जिसमें बेच रहे हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, अर्थात विक्रय मूल्य होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस 150 है और कास्ट प्राइस 100 है, अर्थात हम खरीद रहे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो हमको लाभ कितने का हो रहा है? 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लाभ बराबर क्या लिख सकते हैं कि इस 150 में से जब 100 को घटा रहे हैं तभी तो यहाँ 50 हमको पता चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं SP माइनस CP, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। इतना क्लियर हुआ। और अगर हानि की बात की यहाँ पे लिखा जाए कि हानि बराबर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ये हमारा 150 रुपया हमारा CP है, क्या है? CP है, और 100 रुपया हमारा SP है, ठीक। अर्थात 150 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 100 रुपये में उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 में बेच रहे हैं और 150 में ख़रीद रहे हैं, यानी ज़्यादा में ख़रीद करके कम में बेच रहे हैं, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है अगर हम 150 लगा के ख़रीदेंगे और 100 रुपये लगा के बेचेंगे, 100 रुपये में ही बेच देंगे तो 50 रुपये का हमको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो CP हमारा ज़्यादा है और SP यहाँ पे कम है। तो CP का मतलब यहाँ क्रय मूल्य, तो ऐसे लिख दीजिए क्रय मूल्य और माइनस SP का मतलब विक्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर समझाते हैं आप लोग को कि इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इसी तरह से आप लोग का अच्छा वीडियो, अच्छा क्लास आप लोग को हर एक टॉपिक का मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हम लिए हैं आप लोग के सामने। लिखा है एक दुकानदार 1475 रुपये, कितना 1475 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। तो अगर खरीदने की बात किया है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रय मूल्य हमारा दिया गया है 1475 रुपये। ठीक है, 1475 रुपये में वो खरीदा है वस्तु को। फिर लिखा है तथा 1895 रुपये में उसे बेच देता है। तो बेचने का मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 1895 रुपये। ठीक है, यही तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 1895 रुपये। अब देखिए अगर इन दोनों में हमको अंतर देखना है तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा। तो 1475 रुपये में बेचा है, 1475 रुपये में खरीदा है, और विक्रय मूल्य यहाँ पे बेचा कितने में, 1895 में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर हमारा मैक्सिमम होगा, अर्थात मैक्सिमम का मतलब यह है कि हम कम में खरीद करके ज़्यादा में इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऊपर तीर का मतलब यहाँ पे हमारा लाभ होगा, जो अंतर आएगा वो ज़्यादा अर्थात लाभ होगा। तो यहाँ पे हम सूत्र अभी नीचे लिखे हैं, आप लोग देखे हैं कि लाभ बराबर हम लिखवाए थे कि SP माइनस CP। SP का मतलब सेलिंग प्राइस। इस विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में SP भी बोलते हैं और क्रय मूल्य को CP भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप इसके पहले बताएं हम लोग को। तो यहाँ लाभ बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए SP। ठीक है, SP यहाँ पे कितना दिया है 1895, कितना 1895 माइनस CP, और CP कितना दिया है 1475। ठीक है, तो 1475, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 420 रुपये का क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। ठीक है, तो 420 रुपये का लाभ हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो 420 रुपये का लाभ इसलिए आया क्योंकि वो कम में खरीद करके और ज़्यादा में बेच रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो उसका यहाँ पे लाभ होता है उस वस्तु को। तो यहाँ देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक व्यापारी ने 45 रुपये में एक साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी, तो साइकिल को कितने में खरीदा, तो 45 रुपये में। तो खरीदने को हम कास्ट प्राइस बोलते हैं, कास्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम अगर लिख देंगे CP बराबर यहाँ पे कितना दिया है 4500। ठीक, CP मतलब क्रय मूल्य आप लोग जानते ही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 3475 रुपये में क्या किया है, बेचा है। तो बेचा का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना लिखा है 3475। ठीक, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है। तो आप ऐसे कॉमन सेंस लगा लीजिए कि अगर किसी वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो अंतर आएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं और उसको कम में बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा उसमें क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पे CP 4500 है, SP यहाँ पे 3475 है। तो यहाँ पे हानि होगा, तो हानि बराबर यहाँ देखिए पूछा भी है कि हानि क्या होगा,
तो हानि जो हम निकालते हैं, तो हानि कैसे निकालते हैं कि क्रय मूल्य में से और विक्रय मूल्य को घटाते हैं, अर्थात सीपी में से एसपी को घटाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ एसपी में से सीपी को घटाया गया है क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ हानि है तो यहाँ सीपी में से एसपी को घटाएंगे। अब सीपी हमारे यहाँ पे कितना दिया है 4500। ठीक है, सीपी कितना दिया है 4500 माइनस एसपी कितना दिया है 3475। ठीक है, इसी को घटा लीजिए, कितना आएगा 10 में से 5 घटाएंगे यहाँ 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, और यहाँ 4 बचा है, 4 में से 3 घटाएंगे 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1025 रुपये। ठीक, तो दोस्तों यही है कि ऊपर वाले में 420 रुपये का लाभ हुआ है और नीचे वाले में 1025 का हानि हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसमें एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद आगे हम बताएंगे लाभ परसेंटेज क्या कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आप लोग के लिए लिए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ पर जैसे आप लोग के सामने देखिए लिखा गया है कि श्याम ने 1250 रुपये में एक किताब खरीदी। कितने में 1250 रुपये में। खरीदने की बात यहाँ पे देखिए, खरीदने की बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका सीपी का मतलब कास्ट प्राइस आप लोग जानते ही हैं कि इसका कास्ट प्राइस कितना है, तो 1250 रुपये। फिर आगे दिया है कि 1725 रुपये में बेच दी। यहाँ 1725 रुपये में बेचना है, तो बेचने का मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1725। ठीक है, अब देखिए कास्ट प्राइस यहाँ पे 1250 और सेलिंग प्राइस 1725 है, यानी कास्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात ऐसे समझिए, किसी भी वस्तु को अगर हम कम में खरीद करके और उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमको जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। तो यहाँ पे हम लाभ बराबर है, और यहाँ देखिए पूछा भी है कि लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा। तो यही लाभ बराबर हम निकालते हैं कि एसपी में से सीपी को घटाते हैं, यानी जो विक्रय मूल्य उसमें से क्रय मूल्य को घटाते हैं, अर्थात एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो एसपी यहाँ पे देखिए दिया है 1725, और 1725 में से हम घटाएंगे कितना 1250। तो 1725 में से 1250 घटाएंगे, देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7, और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4। ठीक है, इतना रुपये। ठीक, तो लाभ हमारा कितने का हो जाएगा 475 रुपये का। अर्थात अगर 1250 में हम किसी किताब को खरीद रहे हैं, 1725 में उसको बेच रहे हैं, तो लाभ हमारा कितने का हो जाएगा, तो हम जितने में से जितना बेच रहे हैं उसमें से हम जितने में ख़रीदे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2385 रुपये, कितने रुपए का 2385 रुपये में एक घड़ी खरीदी। क्या खरीदी, एक घड़ी खरीदी। तो यहाँ भी देखिए खरीदने की बात अगर किया जा रहा है, तुरंत यहाँ क्रय मूल्य आप लिखिए, तो क्रय मूल्य का मतलब सीपी, तो सीपी का दाम यहाँ, सीपी का मतलब यहाँ 2385 रुपये दिया है। ठीक है, सीपी की वैल्यू दी गई 2385 रुपये, अर्थात 2385 रुपये में वस्तु को खरीद रहा है। फिर आगे लिखा है और उसे 2140, कितने में 2140 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, बेच कितने में रहा है, तो सेलिंग प्राइस 2140 रुपये में, 2140 रुपये में यहाँ पे बेच रहा है। अब दोस्तों ऐसे देखिए, यहाँ पे हानि तो पूछा है, लेकिन हम कॉमन सेंस अगर लगाएं तो ऐसे समझ लीजिए कि हम किसी वस्तु को ज़्यादा में ख़रीद रहे हैं और उसको कम में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा में ख़रीद करके और कम में उसको बेचेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा हानि होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे कि हानि बराबर, हम किसी वस्तु को ज़्यादा में ख़रीदे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो ज़्यादा में से ही हमेशा कम को घटाते हैं। तो यहाँ सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है।
तो यहाँ पे हम CP यहाँ पे देखिए हमारा दिया है 2385, तो यहाँ पे लिखेंगे 2385 माइनस, और SP दिया है देखिए 2140, तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, दिख रहा है 5 होगा। यहाँ 8 में से 4 घटा देंगे 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 0, अर्थात 245 रुपये का हानि होगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों अगर हमको लाभ, दो वस्तुओं के बीच में अगर हमको लाभ देखना है, दो वस्तुओं के बीच में अगर हमको हानि देखना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का हानि हुआ, तो यही चीज़ आप देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को हम कम में खरीद करके और उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वस्तु को हम कम में खरीद करके और उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं तो वहाँ हमारा लाभ होगा। ठीक है, लाभ कैसे होगा कि जैसे हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद करके और 150 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो वहाँ जाहिर सी बात हमको 50 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम 150 रुपये में खरीद के और 100 रुपये में बेच दे रहे हैं तो 50 रुपये का हमारा हानि होगा। ठीक है, तो इसको हम कॉमन सेंस से इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फार्मूला ना रटने की ज़रूरत है, ना और बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉड में इसको जानने की ज़रूरत है। आप उसमें कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं कि हाँ, उससे आप फार्मूला भी बना सकते हैं कि इसका फार्मूला किस तरह से बनेगा और क्वेश्चन इसका किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे इसमें, तो उसमें बताएंगे कि आपको लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसमें जो है डिस्काउंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम समझें आप लोग का, जैसे बताएं कि अंकित मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, और दो वस्तुओं के बीच में अगर हम क्रय और विक्रय कर रहे हैं तो उसमें लाभ हम कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आपको 3-4 क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिए हैं कि लाभ और हानि में डिफरेंस कैसे निकालते हैं और लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को सेल और कॉस्ट करते समय। ठीक, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कौन सा वीडियो लेके आ रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर, ये हम लोग को अच्छे से समझ में आया। और अगर कहीं पर भी दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत अगर लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया है। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उस टॉपिक को डिस्कस कर देंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।